Good morning, class. गुड Good मॉर्निंग सर। morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। Good morning, बच्चा लोग. गुड मॉर्निंग सर। Good morning, बच्चा लोग. अरे आप लोग को एक नोटिस मिली है? आप लोग की छुट्टियां होने वाली हैं. नहीं सर। छुट्टी में Yes, sir. कंफर्म नहीं है। घर बैठ के ऑनलाइन क्लास का मतलब छुट्टी ही होता है ना? अरे सर वो कौन सी छुट्टी। उसमें फिर छुट्टी मिल रही कॉलेज की तरफ से, ऑफिशियल छुट्टी. वेडनेसडे थर्सडे से 24 से कॉलेज बंद हो रहा है. 24 से लेके फिर 1 जनवरी तक. 2020 की पहली गुड तो न्यूज सर सर। ऑनलाइन क्लास चलेगी या नहीं? अरे जब कॉलेज बंद हो रहा है तो ऑनलाइन क्लास का क्या मतलब, कैसे चलेगी? हाँ तो वही आप लोग की छुट्टी कैसे हुई तब। तो हम लोग तो छुट्टी बनाएगा ना. हम लोग को आप लोग की छुट्टी मतलब क्लास ना चले। नहीं नहीं, हम लोग की भी छुट्टी है भैया. हम लोग क्लास हो भैया, हम लोग को भी ठंडी लग रही है थोड़ी थोड़ी, है हाँ ना? तो वही बोल रहा हूँ कि आप लोग की भी छुट्टी होनी चाहिए। बिल्कुल छुट्टी होनी चाहिए. हम लोगों ने छुट्टी कर ली. छुट्टी लेना बहुत जरूरी है भाई. अब मेरे पास ज्वाइन का मैसेज ही नहीं आ रहा, अदरवाइज मैं ज्वाइन कर लेता. मैं तो किसी को रिजेक्ट करता नहीं हूँ. जो आया सबको ज्वाइन कर लो भाई. कोई ज्वाइनिंग का किसी का मैसेज नहीं आ रहा बेटा. सबका ज्वाइन हो चुका है. जितने लोग ने मेरे को रिक्वेस्ट भेजी है ज्वाइनिंग के लिए, सबका एक्सेप्टेड है. कौन है, किसका ज्वाइन नहीं हो रहा है बालकों? हेलो, आवाज आ रही है हमारी? अक्षत पांडे की देखो, शील निधि त्रिपाठी हैज लेफ्ट द मीटिंग. ये तो ज्वाइन थी, ये तो मीटिंग से निकल गई अभी अभी. चलो, अब जो आएगा आएगा, जो नहीं आएगा थैंक यू हो गया. अब बहुत देर मैंने टाइम दे दिया. वेल, सबको प्रेजेंटेशन विजिबल हो रहा है? यस यस सर। सर। यस सर। चलो, यूनिट 1 तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है. और एक और न्यूज है आप लोग के लिए, बहुत अच्छी न्यूज है कि शायद कॉलेज खुलेगा जनवरी में. जैसे ही खुलेगा आप लोग का एग्जाम भी होगा. सर अभी 2 सब्जेक्ट तो स्टार्ट नहीं हुए। अरे तो जो नहीं हुआ उसकी बात मैं नहीं कर रहा ना, कि जो हो गया कम से कम उसका तो एग्जाम देने लायक हो जाओगे, कि वो भी नहीं दे पाओगे. लेकिन सर अगर पढ़ाई Yes, की sir. है तो ऑनलाइन एग्जाम भी दें। क्या चीज? क्या बोला बालक, मैं सुन नहीं पाया. सर कह रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाई की है तो ऑनलाइन एग्जाम भी दें, अच्छा रहेगा। ये कोई नियम ऑनलाइन थोड़ी ही होगा है. भाई। ये कोई नियम नहीं है कि ऑनलाइन पढ़ाई की तो ऑनलाइन एग्जाम भी देंगे. ये कोई गवर्नमेंट की गाइडलाइंस में नहीं है. हाँ, मतलब अकल की पूरी व्यवस्था दिमाग मेकअप करके रखे हो. दीपेश कुमार वेरी स्मार्ट बॉय. नहीं सर। जी सर. सर एग्जाम जो होगा जनवरी में उसका कुछ बता दीजिए सर, कैसे मतलब क्वेश्चन वोश्चन किस टाइप का आएगा? अरे सब बता देंगे, पेपर बता देंगे पहले से कैसा आएगा. घबरा क्यों रहे हो? ओके सर। पेपर बता देंगे मतलब ये नहीं होगा, इसको गलत मत लेना कि सर पेपर ओके ओके। आउट. मतलब कि एक फॉर्मेट बता देंगे, एग्जाम्पल बता देंगे, लेआउट बता हाँ देंगे कि ठीक इस तरह से रहेगा. ये पेपर का ढांचा होगा. अगर ऑनलाइन होगा तो. ऑफलाइन होगा तो हम लोग सामने सामने बैठ के तुम एग्जाम देना, मैं एग्जाम लूंगा. ठीक है? है। यस सर। ओके सर। ऑफलाइन होगा तो बहुत मजा आएगा. सर, मतलब लिखने के लिए कि वो गर्दन भी हिलाने नहीं दूंगा, कितना अच्छा लगेगा ठंड में. चलो. अरे वो एक बालक को मैंने पनिशमेंट दी थी, उस बालक का नाम नहीं याद आ रहा. वो बालक मेरे को मिला नहीं. किसी को याद है कौन बालक था? मिठाई वाला। यस सर. रुक जाओ, मैं अटेंडेंस. सुधांशु. सुधांशु. नहीं, अच्छा नाम था सुधांशु सर। नहीं था यार. ऐसा कैसे हो सकता है सुधांशु? किसी का नाम ऐसे नहीं लेना चाहिए. ये तो बुरा मान जाएगा बंदा, तो दिक्कत हो जाएगी.
नहीं सर, प्यार से ही ले रहे हैं सुधांशु। सुधांशु था? हाँ सुधांशु तो नहीं हो सकता, सुधांशु तो मेरी रेगुलर क्लास करता था। तो और मिठाई वाला ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही सही, मिठाई वाला। ये रोल नंबर सर 30 भाई, कौन? रोल सर नंबर भाई ये ये सुधांशु ही है। सुधांशु ही है सर। अरे वो तो बोल क्यों नहीं रहा है? रोल नंबर 30 यस सर, कहाँ प्रेजेंट हो? सर। हु इज? सुधांशु यादव सर। ओहो, सुधांशु यादव जी, कैसे हैं आप? अच्छे हैं सर। अच्छे हैं। देखो सब क्लास के बालक बालिकाएं आपको याद कर रहे हैं। सर अच्छी बात है सर सर, याद मिठाई करना नहीं चाहिए मिली ना अभी सबको। तक। सर मिठाई के लिए, सर मिठाई के लिए। हाँ हाँ, वही चीज कॉलेज। कह रहे हैं, लेकिन अब क्या बताएं। अब ये कह रहा है कि सर अभी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, मिठाई वाला बंद किया है दुकान। यस सर। हाँ, चलो भाई, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिसएडवांटेजेस ऑफ इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल तक कवर आउट किया था। आज हम लोग को शायद ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइल ऑर्गेनाइजेशन से शुरू करना था। लास्ट क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे थे कि राहुल सर की दूसरे फैकल्टी जो भी थे उनकी लिंक आ गई थी। एम आई राइट? यस सर। यस चलो, सर। आज का जो हमारा टॉपिक है, हेडिंग है, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन। बिफोर प्रोसीडिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन, we must have to know what is file organization. I have already discussed what is file and what is organization. File क्या होता है, organization क्या होता है, हमने इन दोनों को ही अच्छे से डिस्कस किया है। अगर ये आपको समझ में आ गया होगा कि फाइल क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, तो इन दोनों को मिला के आप ऑब्जेक्टिव मींस उद्देश्य बता सकते हैं कि फाइल ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य क्या होता है, क्या हो सकता है। ये कोई नई चीज नहीं है आपके नॉलेज के लिए या आपके गाइड, आपके पढ़ाई के लिए, गाइडिंग के लिए। ये बहुत ही जनरल चीज है जिनसे आप रूबरू होते चले आ रहे हैं, और आगे भी जब तक आप टेक्निकल कोर्स में या प्रोफेशनल कोर्स में या जब भी पढ़ाई के दौर में रहेंगे, आपको इन चीजों को पढ़ना होगा, उद्देश्य को फुलफिल करना होगा। इवन आप डे टू डे लाइफ में आप फाइल ऑर्गेनाइजेशन, मेंटेनेंस, मैनेजमेंट करते हो। क्लियर? मैंने फाइल बताया था, फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड इन अ टैबुलर फॉर्मेट और इन सम अदर अरेंजमेंट, दैट इज कॉल्ड फाइल। ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है? व्यवस्था। मींस फाइल को आप व्यवस्थित करके रखते हो, दैट इज कॉल्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये बात आती है कि फाइल को ऑर्गेनाइज करने की क्या आवश्यकता या उद्देश्य क्या है। अब जैसे आपके माताजी पिताजी घर में हैं, तो हमारे घर में जो घर से रिलेटेड बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रिकॉर्ड हो सकते हैं या डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। वो हो सकता है हाउस टैक्स, हो सकता है वाटर टैक्स, होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल, होता है इवन गैस बिल, होता है हमारे बैंक के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स होते हैं। ये बहुत सारे अलग अलग रिकॉर्ड्स होते हैं। इवन हमारे और आपके बर्थ सर्टिफिकेट होते हैं, घर में अगर किसी की डेथ हो गई तो डेथ सर्टिफिकेट होता है, घर के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पेपर होते हैं, लीगल पेपर्स होते हैं, और भी बहुत सारे, राशन कार्ड होता है हमारा आधार कार्ड हो गया, हमारा पैन कार्ड हो गया, ये सारे रिकॉर्ड्स होते हैं हमारे पास, डेटा होता है। अब इनको व्यवस्थित करके कौन रखता है हमारे घर में? हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे माता पिता करके रखते हैं। ऐसा करके क्यों रखते हैं? ऑब्जेक्टिव क्या है इनको, इन डेटा को या इन फाइल्स को, रिकॉर्ड्स को ऑर्गेनाइज करने का? उद्देश्य ये होता है कि जब कभी भी हमें इन रिकॉर्ड्स की, इन डेटा की रिक्वायरमेंट्स हो या आवश्यकता पड़े, तो हम तुरंत उन चीजों को एक्सेस कर सके, उन चीजों को सेलेक्ट करके और उन चीजों को निकाल सके और अपना काम परफॉर्म कर सके। दूसरा, कि कभी भविष्य में हमको किसी भी रिकॉर्ड में, किसी भी डेटा में, किसी भी इंफॉर्मेशन में, किसी भी डॉक्यूमेंट में, किसी भी फाइल में अपडेशन करना हो। अपडेशन मतलब या तो उसमें कुछ हमको ऐड करना हो, या उसमें कुछ हटाना हो, या कुछ मॉडिफिकेशन करना होगा, तो हम तुरंत उस नंबर ऑफ फाइल्स या रिकॉर्ड में से अपने डेटा को निकाल के उसमें अपडेशन, मॉडिफिकेशन, डिलीशन या कोई नया डेटा एंटर करके उसको फिर से हम अपनी जगह पे रख सकें। तीसरा ये हो सकता है कि अगर हमने फाइल को प्रॉपरली अरेंज किया हो, ऑर्गेनाइज किया होगा, तो हम किसी भी डुप्लीकेट फाइल को, रिकॉर्ड को अपने फाइल सिस्टम में नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि हम अगर फाइल्स को रख रहे हैं, रिकॉर्ड को रख रहे हैं, डेटा को रख रहे हैं, तो जब हम रख रहे होंगे, रखने के दौरान डुप्लीकेट डेटा अगर हमको दिख गया, तो हम उसमें डुप्लीकेट डेटा को नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट कर रहा होगा और हमने उसको प्रॉपरली मैनेज करके रखा होगा, तो हमको जब हम रखने जा रहे हैं, तो इसलिए वो हमको मिल जाएगा, और हम उसमें जब देखेंगे कि यार ये तो ऑलरेडी है, तो हम उसमें
उसमें नहीं रखेगा। अदरवाइज वो होगा क्या, करेगा क्या, क्योंकि कई सारे डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड आप रखते जाओगे तो आपके रिकॉर्ड्स की संख्या बढ़ती जाएगी, उनको मैनेज करना टफ हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, एज वेल एज उन रिकॉर्ड्स में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी कि एक ही रिकॉर्ड कई कई बार मिल रहा हो, कई कई डेटा मिल रहा होगा, तब आप कंफ्यूज होंगे कि यार ये वाला ले या ये वाला ले, तो देयर विल बी कंफ्यूजन। तो उस कंफ्यूजन्स को रिमूव करने के लिए, सॉर्ट ऑफ करने के लिए हम डुप्लीकेट रिकॉर्ड को नहीं रखते हैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। ठीक, लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, फॉर द मिनिमल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज रिकॉर्ड शुड बी स्टोर्ड एफिशिएंटली। अब अगर आपने फाइल को व्यवस्थित करके रखा होगा तो बहुत आसान होगा किसी भी रिकॉर्ड को रखना या किसी भी रिकॉर्ड को निकालना। मींस अगर आप एक कंप्यूटर सिस्टम पे सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करके आपका डेटा, आपका इंफॉर्मेशन, आपके सॉन्ग्स, आपकी पिक्चर्स, आपकी वीडियोस, आपकी इमेजेस, आपके गेम्स, आपके सॉफ्टवेयर, सब कुछ प्रॉपर्ली अलग अलग फोल्डर में करके रखा होगा तो भविष्य में आप किसी भी चीजों को इजीली निकाल सकते हो, एज वेल एज उन चीजों को ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा और उसकी कॉस्ट भी कम लगेगी। अब कॉस्ट से आशय क्या है, अब आपके मोबाइल से आप कोई डेटा फेच करते हो, कोई चीज निकालते हो, तो इसका मतलब नहीं ना कि आपने मोबाइल से डेटा को निकाला तो आपको मोबाइल को पैसा देना पड़ा। कॉस्ट का मतलब ये नहीं हुआ, कॉस्ट इनडायरेक्टली आप कहीं ना कहीं उसका पे करते हो कि आप जितनी देर मोबाइल यूज करोगे उतनी देर जल्दी ही आपका मोबाइल डिस्चार्ज होगा, और डिस्चार्ज होने पे आप अपने मोबाइल को फिर से चार्ज लगाओगे तो चार्ज में लगाने पे कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, और जब वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा तो इनडायरेक्टली आप कहीं ना कहीं उसका बिल भी पे आउट कर रहे होगे। तो बेटर होगा कि आप अपने रिक्वायरमेंट को, अपने डेटा को अपने कंप्यूटर, अपने मोबाइल में एक अच्छे तरीके से मैनेज करके रखिए जिससे कि आप डेटा को एफिशिएंटली वे में उसको एक्सेस कर सके और भविष्य में उसमें स्टोर भी करना हो तो एफिशिएंटली वे में डेटा को उसमें रख सके, जिससे कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ स्टोरेज होगी वो कम से कम आएगी। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है क्लास? सर कॉस्ट से सर टाइम भी तो हो सकता है ना सर, कॉस्ट से डेटा का टाइम भी तो हो सकता है। कॉस्ट से बहुत कुछ हो सकता है, कॉस्ट से देखिए टाइम भी हो सकता है। अब आपने एक जगह पे, ठीक है, आपका एक घर है, एक घर में आपने बहुत बड़ा घर है, पूरे बहुत बड़े घर में आपने अपनी चीजों को बिखरा के फेंक के सामान इधर उधर रखा होगा। अब आपको अपने सामान की आवश्यकता पड़ी, ढूंढना पड़ा, तो अब आपको वो मिल नहीं रहा है। अगर आप अपने सामानों को, अपने डेटा को, अपने इंफॉर्मेशन को व्यवस्थित करके रखे होते तो आपका जो ढूंढने में सर्चिंग टाइम लगा होता वो कम लगता। अब हम दिन भर अपने सामान को ढूंढ रहे हैं, सामान को ढूंढने के बेहतर होता कि हम अपना जितना समय सामान को ढूंढने में दिए उतने समय हम कहीं पे काम करके या कुछ इनोवेटिव आइडियाज थ्रू कुछ अर्न कर लिए होते, कुछ पैसा कमा लिए होते। तो कहीं ना कहीं आपने अपने सामानों को व्यवस्थित ना करने की वजह से आपका जो कॉस्ट है सर्चिंग पे ज्यादा जा रही है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी सर। है ना। और दूसरी बात, अगर आपने पूरे घर में सामान को बिखरा के रखा है लेकिन वो सामान एक कमरे में आ सकता है, लेकिन फिर भी आपने अपने सामानों को 10 कमरे में फैला के रखा है, तो आपने 10 रूम्स का जो कॉस्ट हो रहा है, कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उन सब चीजों को आपने वेस्ट किया। आप चाहते तो उसको बचा सकते थे। तो मिनिमम कॉस्ट ऑफ स्टोरेज में भी तो आपका, अगर फाइल ऑर्गेनाइज है, सामान आपका व्यवस्थित तरीके से, तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? मेरी बात समझ में आई? यस सर। तो हर तरीके से मिनिमल कॉस्ट, अगर फाइल ऑर्गेनाइज है आपकी तो आपका मिनिमल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज होगा। मिनिमल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज मींस अगर आप कंप्यूटर सिस्टम में या मोबाइल सिस्टम में आपने बहुत सारे डेटा आप व्हाट्सएप पे या फेसबुक के थ्रू खोलते हो, व्हाट्सएप के थ्रू आता जाता है, तो आप अपने मोबाइल पे डेटा को ओपन करते हो, डाउनलोड करते हो, ओपन करते हो, डाउनलोड करते हो, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके मोबाइल के मेमोरी सिस्टम में जाके सेव होती जाती है। एक समय ऐसा आता है कि आपके मेमोरी सिस्टम भर जाती है, फुल हो जाती है, और कोई नया डेटा या कोई नई मूवी या कोई नया इमेज व्हाट्सएप के थ्रू आपके मोबाइल पे आ रहा है, तो पहले मैसेज देता है, प्रॉम्प्ट करता है कि स्टोरेज कैपेसिटी खत्म हो गई है। तो बेहतर होता है कि आप पहले से अपनी मोबाइल के अंदर स्टोरेज सिस्टम में जो भी फाइल है उनको ऑर्गेनाइज करके रखते, तो आप भविष्य में आने वाली नई फाइलों को प्रॉपर तरीके से स्टोर कर सकते। अब आपके मोबाइल में नई फाइलों के लिए जगह नहीं है, अब चले आप बाजार से और ज्यादा वाले स्पेस की मेमोरी कार्ड परचेज करने, तो कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली आपके मोबाइल के अंदर स्टोरेज को भी पिन आउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ड्यू टू अनऑर्गेनाइज्ड ऑफ फाइल।
तो बेहतर होगा कि आपने मोबाइल के अंदर, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, अपने दिमाग के अंदर भी फाइल को ऑर्गेनाइज करके रखिए, जिससे कि आप भविष्य में उससे रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट होगी सबको मिनिमाइज कर सकिए। इट्स ऑल अबाउट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर, हो गया। इतना बुझी बुझी आवाज में सब बोल रहे हैं यार, मैं तो इतने अच्छे से आज समझा रहा हूँ, डाटा भी नहीं किसी को। नहीं सर, बुझी आवाज कहाँ है सर किसी की? अच्छा, तब ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ा जाए? जी सर, जी सर, जी। चलिए, अभी तो हम लोगों ने फाइल ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा। द थिंग इज दैट, न्यू थिंग इज दैट इज इन्वर्टेड फाइल। क्या है? इन्वर्टेड फाइल। अब इन्वर्टेड फाइल क्या होती है? अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इन डेटा मैनेजमेंट। डेटा मैनेजमेंट मतलब ये होता है कि आपके पास बहुत सारा डेटा है। बहुत सारा डेटा मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक्स का भी डेटा है, वाई का भी डेटा है, जेड का भी डेटा है, मीन शिवेंद्र का भी डेटा है हमारे पास। क्लास में कौन कौन बालक है? योगेंद्र का भी डेटा है, प्रियांशु का भी डेटा है, सुधांशु का भी डेटा है, मोहम्मद सलमान का भी डेटा है, विभम शर्मा का भी डेटा है, गौरव पांडे का भी डेटा है। देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट इन माय क्लास। आई हैव टू मैनेज ऑल दिस डेटा। दैट इज कॉल्ड डेटा मैनेजमेंट। जब हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है, उन डेटा को फ्यूचर में प्रॉपर्ली एक्सेस करने के लिए वी हैव टू मैनेज दैट डेटा, कॉल्ड एज डेटा मैनेजमेंट। अभी डेटा मैनेजमेंट का मतलब समझ में आया क्या होता है? क्लास, व्हाट इज डेटा मैनेजमेंट? ये समझ में आया? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर, हाँ सर, यस सर। यस सर। अभी मैंने इन्वर्टेड फाइल को एक्सप्लेन नहीं किया, अभी मैंने क्या बताया? डेटा मैनेजमेंट। डेटा मैनेजमेंट लिखा है इन डेटा मैनेजमेंट अ फाइल दैट इज इंडेक्स्ड ऑन मेनी ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ द डेटा इटसेल्फ। अब हमारे पास एक फाइल हो सकती है। क्या हो सकती है? एक फाइल हो सकती है जिसमें मैंने अपने डेटा को कई सारे, या अपनी फाइल को कई सारे एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे इंडेक्स किया है। इंडेक्स का मतलब ये हुआ कि पर्टिकुलर किसी एक एट्रीब्यूट के बेसिस पे आप अपने फाइल के अंदर रखे हुए डेटा या रिकॉर्ड में से एक यूनिक रिकॉर्ड को फाइंड आउट कर पाइए। एग्जाम्पल समझिए कि हमारे पास क्लास के स्टूडेंट की लिस्ट है। क्या है? क्लास के स्टूडेंट की लिस्ट है। तो अब एक क्लास के जो स्टूडेंट की लिस्ट है, उस लिस्ट में स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, उसका नेम होगा, उसका फादर नेम होगा, उसका एड्रेस होगा, उसका मोबाइल नंबर होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, इतनी चीजें हो सकती हैं। लेकिन कभी कभी किसी सिनारियो में ऐसा भी हो सकता है कि पर्टिकुलर किसी एक स्टूडेंट का या दो स्टूडेंट का नाम सेम हो और इंसिडेंटली उनके फादर्स के नेम भी मिलते जुलते हो सकते हैं। अब कोई चीजों को अदरवाइज नहीं लेगा, मजाक में नहीं लेगा। एग्जाम्पल ही है कि क्लास में दो बच्चे हैं, एक बच्चे का नाम है मिस्टर एक्स और दूसरे बच्चे का भी नाम क्या है? मिस्टर एक्स। दो पेरेंट्स हैं, दोनों पेरेंट्स को अपने बच्चे का नाम एक्स एक्स रखा। ये बात सबको समझ में आ रही है कि दो बच्चों के नाम सेम हो सकते हैं क्लास में? यस सर। चलो, यस सर। अब गलती से उनके पिताजी का भी नाम सेम हो गया, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो हो सकता सकता है सर। यस सर। चलो, लेकिन दोनों पिता अलग अलग हैं, हाँ सर। ठीक है। मिस्टर सो के बालक का भी नाम एक्स है और मिस्टर सो के बालक का भी नाम एक्स है, लेकिन दोनों बालक का जो रोल नंबर है वो क्या है? वो डिफरेंट है। वो होगा कि नहीं डिफरेंट? यस सर, होगा डिफरेंट। अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को, यूनिक रिकॉर्ड को, मिस्टर एक्स के रिकॉर्ड को निकालना होगा, तो उसका जो यूनिक रिकॉर्ड है होगा या यूनिक डेटा होगा, वो क्या होगा? हर स्टूडेंट का अपना एक अलग रोल नंबर होगा। दैट इज कॉल्ड रोल नंबर के बेसिस पे हम अपने फाइल से एक मिस्टर एक्स के यूनिक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्योंकि नाम सेम होगा। अब गलती से वो दोनों एक ही घर में भी रहते हैं, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नो सर, ये नहीं हो सकता। सर हो कौन सकता है, कौन लेकिन कह रहा है? भाई होंगे तभी हो सकता है सर फिर। अच्छा, और कोई एग्जांपल दे दो भाई तुम लोग की, ये नहीं हो सकता है? भाई रेंट पे भी तो लेके रह सकते हैं ना। हैं? सर नाम और डेट ऑफ बर्थ एक हो सकता है सर, नाम और डेट ऑफ बर्थ।
हाँ सर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स नेम हो सकता है। और क्या क्या हो सकता है? कास्ट सेम। सब कुछ अरे सब कुछ भाई, सेम हो काश। सकता है। अरे प्रियांशु, सम्मान, दिवेश, गौरव, दिव्यांशु, सॉरी, योगेंद्र, अब नहीं अब तो हम कास्ट हमारा कहा जाएगा इसमें। अरे सुनो, सब हो सकता है यार, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तुम लोग तो सब पॉसिबल बना भी सकते हो। चलो, मैं एग्जांपल ही दे रहा था कि सर सब अपना अपना पॉसिबल टैलेंट है सर। ओहो, अभी मिलो कॉलेज में तो टैलेंट हम दिखाएंगे। चलो मेरी बात सुनो, एक किराएदार है, एक मकान मालिक है, ठीक है? क्यों प्रियांशु, ये बात ठीक है? यस सर। किराएदार का भी नाम मिस्टर एक्स है, वो सॉरी मिस्टर सो है, और मकान मालिक का भी नाम मिस्टर सो है, ये ठीक है? यस सर। और दोनों ने अपने बच्चों का नाम मिस्टर एक्स रखा है, ये हो सकता है? हाँ दोनों ने अपने बच्चे के डेट ऑफ बर्थ भी लगभग सेम ही है, सेम हो गई है, इंसिडेंटली सब कुछ सेम हो रहा है, ये भी पॉसिबल है। दोनों का बर्थ प्लेस भी सेम है, लेकिन कहीं ना कहीं डिफरेंस कहां पे आ रहा होगा? उनकी मदर नेम में, उनके मोबाइल नंबर में आ रहा है ना अंतर, कि नहीं आ रहा है? अगर और डिफरेंस लेना है तो उनके ग्रैंडफादर, उनके ग्रैंड मदर के नेम में। इस ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा हमने उन दोनों को डिफरेंशिएट किया और दोनों को अलग अलग रोल नंबर अलॉट किया एक ही फाइल के अंदर। तो बाय दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ रोल नंबर द यूनिक रिकॉर्ड्स व्हिच इज प्रेजेंट इन एनी फाइल। दैट इज मिस्टर एक्स को मैंने अलग आइडेंटिफाई किया और दूसरे मिस्टर एक्स को भी अलग आइडेंटिफाई किया बाय द हेल्प ऑफ रोल नंबर। मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक फाइल के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट के बेसिस पे हम अपनी फाइल को इंडेक्स कर सकते हैं, और इसी तरह की फाइल को हम क्या कहते हैं? इन्वर्टेड फाइल। एक ऐसी फाइल जिसके अंदर रखे हुए बहुत सारे एट्रीब्यूट के बेसिस पे उसमें इंडेक्सिंग करी गई हो, उस टेबल को या उस फाइल को हम क्या बोलेंगे? इन्वर्टेड फाइल। बात समझ में आ गई? क्लास देखो, इस एग्जाम्पल इसमें क्या लिखा है, जो मैंने एग्जाम्पल दिया उससे कुछ मिलता जुलता ही है। फॉर एग्जाम्पल, इन एन एम्प्लॉय फाइल, किसी एक एम्प्लॉय फाइल के अंदर एन इंडेक्स कुड बी मेंटेन फॉर ऑल सेक्रेटरीज। एक एम्प्लॉय फाइल के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज का डेटा हो सकता है। अब उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज कैसे हो सकते हैं? हो सकता है कि हमारे कुछ एम्प्लॉयज एक फाइल के अंदर जो रखे हुए एम्प्लॉयज हैं वो कुछ मैनेजर्स हो, कुछ हमारे डायरेक्टर्स हो, कुछ मेरे क्लर्क्स हो। तो मैंने क्लर्क्स, मैनेजर्स और दूसरे पोस्ट के बेसिस पे, ये क्या थे? एट्रीब्यूट था ना कि वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय किस पोस्ट पे है, वो अलग अलग पोस्ट पे है, तो उसके ये इनके एट्रीब्यूट हो गए। तो इनके पोस्ट के बेसिस पे मैंने इनको क्या किया है? इंडेक्स किया है। एक ही फाइल के अंदर है, देखो अलग अलग, तो मैंने ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोस्ट मैंने इंडेक्सिंग करी है। उन मैनेजर्स को अलग मैं निकाल सकता हूं, डायरेक्टर्स को अलग निकाल सकता हूं, क्लर्क्स को अलग आइडेंटिफाई कर सकता हूं। इस तरीके को ही क्या बोला गया? इन्वर्टेड लिस्ट और इन्वर्टेड फाइल। मेरी बात समझ में आ रही है? अब इन रिकॉर्ड्स को देखो, एक ही फाइल के अंदर मैंने मैनेजर्स का भी रिकॉर्ड रखा, क्लर्क का भी रखा, डायरेक्टर का भी रखा है, और दूसरे सबऑर्डिनेट लेवल सुपरवाइजरी का भी रखा है, और भी लोगों का रिकॉर्ड रखा है। लेकिन मैंने इन इतने सारे लोग के रिकॉर्ड को एक फाइल के अंदर रखा है। हम चाहते तो रिकॉर्ड मिक्सअप ना हो, हमको जब निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, भविष्य में दिक्कत ना हो। मैं चाहता था इनको अलग अलग फाइल के अंदर भी रख सकता था। मींस मैनेजर्स की फाइल अलग, डायरेक्टर की फाइल अलग, क्लर्क की फाइल अलग, सुपरवाइजरी की फाइल अलग, और दूसरे एम्प्लॉयज की फाइल अलग। लेकिन मैंने सबको एक ही फाइल के अंदर रखा, और एक ही फाइल के अंदर रखने के बाद मैंने इनके अलग अलग एट्रीब्यूट के बेसिस पे एक ही फाइल में बहुत सारी इंडेक्सिंग करी है। तो डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के बेसिस पे रिकॉर्ड को सर्च किया। मुझे सेक्रेटरी चाहिए, मुझे क्लर्क चाहिए, मुझे मैनेजर चाहिए, मैं एक ही फाइल से सबको निकाल सकता हूं। इससे हुआ क्या? हमारी सर्चिंग फास्ट हो गई। लेकिन
अगर किसी रिकॉर्ड को मुझे अपडेट करना होगा तो अपडेशन के केस में मेरा अपडेशन जो होगा इन्वर्टेड फाइल में वो स्लो हो जाएगा। स्लो क्यों होगा कि पहले तो मुझे मैनेजर्स वाले जितने रिकॉर्ड हैं उन रिकॉर्ड को अपडेट करना है। तो पहले मेरी फाइल में 5000 एम्प्लॉयज का डेटा रखा है। 5000 एम्प्लॉयज डेटा में से मैनेजर्स के रिकॉर्ड को निकालने के लिए कंप्यूटर को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी भाई। 5000 में ढूंढना पड़ेगा कौन कौन मैनेजर है, उनको निकाल के प्रेजेंट करेगा, फिर हम उसमें अपडेट करेंगे, तब हम उसको स्टोर करें। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। अगर हमने मैनेजर्स वाली फाइल अलग रखी होती तो कंप्यूटर सिस्टम को मैनेजर वाले रिकॉर्ड को 5000 एम्प्लॉयज के बीच में सर्च नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली हम मैनेजर वाली फाइल को खोल के उसमें सारे रिकॉर्ड को अपडेट कर लेते, तो वो फास्ट होता। लेकिन इन्वर्टेड फाइल के अंदर हमारे डिफरेंट रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे, तो उसमें से सर्चिंग करना तो आसान होगा, फास्ट होगा, लेकिन उसमें से सर्च करके डेटा को अपडेट करना थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। बात समझ में आ गई सबको क्लास? हेलो? अरे बाप रे, इतनी भारी आवाज। यस सर। इन्वर्टेड फाइल में हम लोग डिफरेंट एट्रीब्यूट के बेसिस पे इंडेक्सिंग कर रहे हैं, इंडेक्सिंग करेंगे, ठीक कह रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मास्टर फाइल। कभी मास्टर फाइल के बारे में सुना है? नो। अरे दिव्यांशु, में कोई कॉल कर रहा था सर, सॉरी सर। अरे हमको लगा कि तुम गाना सुना रहे हो मुझको। नो सर सर, कोई कॉल कर रहा था सर। नहीं, मुझे तो लगा कि तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, इतना अच्छा गाना गा लेते हो। नो सर, नो सर। मैंने देखा कि असाइनमेंट वगैरह तो करने में एकदम तुम लद्दाड़ हो, 3rd डिग्री हो, लेकिन गाना इतना कैसे अच्छा गा लेते हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। चलो मेरा विश्वास सही निकला कि तुम नालायक हो। आगे बढ़ा जाए दिव्यांशु? यस सर। चलो मास्टर फाइल। कभी किसी ने मास्टर फाइल के बारे में सुना है क्लास? किसी ने सुना है? देखिए, मास्टर फाइल का मतलब होता है, इसको आप दूसरा नाम दे सकते हो, परमानेंट फाइल। क्या बोल सकते हो? परमानेंट फाइल। मास्टर फाइल के अंदर हम ऐसे रिकॉर्ड्स, ऐसे डेटा को रखते हैं, या ऐसे आइटम्स या ऐसी एंट्रीज करते हैं जो परमानेंट हो, जो जिसमें कभी कोई चेंजेस ना हो, अपडेट ना हो, दैट इज कॉल्ड मास्टर फाइल। लिखा हुआ है, अ मास्टर फाइल इज द मेन। मास्टर फाइल क्या होती है? सारे फाइलों में मेन फाइल होती है जो कंटेन करती है लगभग परमानेंट रिकॉर्ड को, जो वो रिकॉर्ड जो ऐसे जो परमानेंट आइटम्स हो या एंट्रीज हो, ऐसे रिकॉर्ड्स को कंटेन करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर की फाइल, कस्टमर की फाइल में क्या हो सकता है? उसका कस्टमर का आईडी हो सकता है, कस्टमर का नेम हो सकता है, कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर या कॉन्टैक्ट एड्रेस हो सकता है, जो जल्दी चेंज नहीं होता है। आप बैंक में जाते हैं तो बैंक में जो कस्टमर की एक फाइल होती है, उस कस्टमर की फाइल में, फाइल को ही क्या बोलते हैं? मास्टर फाइल। बैंक में बेसिकली 2 तरह की फाइल होती है। एक होती है मास्टर फाइल, दूसरी होती है ट्रांजैक्शन फाइल। अभी हम लोग आगे ट्रांजैक्शन फाइल को भी डिस्कस करेंगे। अब दोनों फाइलों में अंतर समझो। जो मास्टर फाइल होती है, इसमें वो फाइल होती है जो रिकॉर्ड बहुत टाइम टू टाइम रिसाइड करे, उसमें रखा रहे, उसमें कोई चेंजेस ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे? मास्टर फाइल। उस पे रिकॉर्ड या डेटा किस तरीके का होगा? किसी कस्टमर का आईडी होगा, नाम होगा, कॉन्टैक्ट नंबर होगा, एड्रेस होगा, मोबाइल होगा, सिग्नेचर होगा, और भी कुछ ऐसे रिकॉर्ड से डेटा जो भविष्य में चेंज ना हो, लगभग चेंज ना हो। आजकल सभी बैंक्स कस्टमर की केवाईसी मांगते हैं, दैट इज नो योर कस्टमर। आपका आधार नंबर, क्योंकि आधार नंबर एक बार जो आपका अलॉट हो जाता है वो आपको आपके लाइफ टाइम रहता है, कभी भी आधार नंबर आपका चेंज नहीं होगा या नहीं होता का आज तक मैंने कोई केस जाना नहीं है, क्योंकि हमारे लाइफ में पहली बार आधार आया है। बहुत पहले जब से मैं पैदा हुआ हूं, पहले आधार नहीं था। ये अभी लगभग 10 साल से आधार जिंदाबाद जिंदाबाद हुआ है।
आप लोग की भी लाइफ में भी लगभग 10 साल से आधार आया होगा। आपके पेरेंट्स पहले 10 साल पहले आधार को कोई नहीं जानता था, ये 10 साल से लगभग आधार है, तो इसलिए आधार नंबर चेंज किसी का नहीं हुआ, ये केस तो मैंने नहीं सुना। अब आप लोग सुनिएगा तो बताइएगा कि किसी का आधार नंबर भी डबल है। तो बैंक क्या करता है, एक मास्टर फाइल बनाता है जिसमें कि कस्टमर का आईडी होगा, कस्टमर का अकाउंट नंबर होगा, कस्टमर का आधार नंबर होगा, कस्टमर का नेम होगा, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस होगा, ठीक। लेकिन कस्टमर जो ट्रांजेक्शन करता है, कितना पैसा निकाला, जमा किया, क्या क्या, क्योंकि रोज का काम है, क्योंकि रोज पैसे निकाल रहा है, जमा कर रहा है, भेज रहा है, 3-5 कर रहा है, तो वो एक जैसा नहीं रहता है, उसका नेचर चेंज होते रहता है, कभी जमा करेगा, कभी निकालेगा, कभी जमा करेगा, कभी निकालेगा। तो उस तरह के रिकॉर्ड जो मॉडिफाई होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं, उनको हम कहाँ रखते हैं, ट्रांजेक्शन फाइल में। और ट्रांजेक्शन फाइल हेल्प करता है हमारी मास्टर फाइल को अपडेट करने में, मास्टर फाइल को मेंटेन करने में। किसको मेंटेन करने में, मास्टर फाइल को, ठीक। अब सुनिए कि ट्रांजेक्शन फाइल मास्टर फाइल को कैसे मेंटेन कर रहा है। बेसिकली ट्रांजेक्शन फाइल मास्टर फाइल को अपडेट कुछ इस तरीके से करता है कि आपका एक फाइनेंशियल ईयर में, बैंक का एग्जांपल ले रहा हूं, कि आपके एक फाइनेंशियल ईयर में आपने कितने का लेन देन किया, कितने का ट्रांजेक्शन किया, कितना जमा किया, कितना निकाला, और एट द एंड ऑफ योर फाइनेंशियल ईयर आपके अकाउंट में कितना पैसा है जिसमें गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट दे रही है। तो वो सारी चीजें कहां मेंटेन होती है, हर फाइनेंशियल ईयर की डेटा को आपके मास्टर फाइल में रखा जाता है, जिससे कि कभी भी गवर्नमेंट या बैंक वाले ऑडिट करते हैं तो आपके ट्रांजैक्शन फाइल को वो नहीं देखेंगे, आपके मास्टर फाइल को देख के वो देख लेंगे भाई ये बंदा इनकम टैक्स के दायरे में आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमारी बात को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको क्लास? यस सर। तो इट्स ऑल अबाउट मास्टर फाइल। नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शन फाइल। देखिए आ गया, अभी मैंने क्या बोला कि ट्रांजैक्शन फाइल के अंदर कैसे रिकॉर्ड होते हैं, ट्रांजैक्शन वाले डेली की रिकॉर्ड, कौन से आ रहे हैं, कौन से जा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स। द डेटा इन ट्रांजैक्शन फाइल इज यूज्ड टू अपडेट द मास्टर फाइल। मैंने भी बोला कि ट्रांजैक्शन फाइल के अंदर जो भी रिकॉर्ड, जो भी डेटा होगा वो मास्टर फाइल को अपडेट करने के लिए यूज में लाया जाता है। कैसे? अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि जैसे विच कंटेन द डेटा अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, वेंडर्स एक्सेट्रा। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी डेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है वो किसी कस्टमर या किसी एम्प्लॉयज, किसी वेंडर्स के तक ही सीमित नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। अभी जो मैंने फाइनेंशियल ईयर दिया था ना, फाइनेंशियल ईयर में आप देखो यहाँ पे कोई कस्टमर नहीं है, कोई एम्प्लॉय नहीं, कोई वेंडर नहीं है, पर्टिकुलर किसी कस्टमर ने कितना लेन देन किया, कितना उसने जमा किया, कितना निकाला, उस चीजों को मैंने एट द एंड ऑफ द ईयर अपने फाइल में रखा। दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शनल डेटा इन मेंटेनिंग इन अ मास्टर फाइल। जो सबसे पहली लाइन लिखी है देखिए, अ ट्रांजैक्शन फाइल को हम लोग मूवमेंट फाइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूवमेंट फाइल। मूवमेंट फाइल बोलने का आशा ये है कि रोज प्रतिदिन हमारे फाइल में कितना कौन जमा कर रहा है, कौन निकाल रहा है, रोज की लेखा जोखा को मेंटेन करना ही क्या बोलता है? ट्रांजैक्शन फाइल। आगे लिखा है इज अ कंप्यूटर फाइल यूज्ड टू रिकॉर्ड एन एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रांजैक्शन। कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी इंटरनल आंतरिक लेन देन या बाहरी लेन देन हो रहे होंगे उनको रिकॉर्ड करना किसके अंदर? कंप्यूटर फाइल के अंदर। रिकॉर्ड करने के तरीके को ही क्या बोला जाता है? ट्रांजैक्शन फाइल। इट्स ऑल अबाउट योर मास्टर फाइल एंड ट्रांजैक्शन फाइल। क्लियर क्लास? यस सर। Yes, sir. Very good. Next heading, modes of processing. Modes of processing. Processing कितने तरीके से हो सकती है, इसका मोड्स ऑफ प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है। लेकिन मोड्स ऑफ प्रोसेसिंग से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे प्रोसेसिंग मतलब होता क्या है। प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है? प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि हमारे पास जो भी डेटा है, क्या है? हमारे पास जो भी डेटा होगा उस डेटा से इंफॉर्मेशन निकालना ही क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग। हमारे पास जो भी डेटा है उस डेटा से इंफॉर्मेशन को निकालना ही क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग। इसका बहुत सरल एग्जांपल ये हम कह सकते हैं कि हमने आपको जो भी पढ़ाया, हमने आपको
जो भी पढ़ाया और आपको पढ़ाने के बाद असाइनमेंट दिया, और आपको जब असाइनमेंट देते हैं तो आप उस असाइनमेंट को कंप्लीट करके मुझको सबमिट करते हो। तो मैंने आपको जो डेटा दी है, आपने उस डेटा को लिया और उस डेटा को जब प्रोसेस करके जब अपना असाइनमेंट मेरे को सबमिट करते हो, दैट इज कॉल्ड एन इंफॉर्मेशन। आप मुझको इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि भाई आपने सर से क्या सीखा, जो सीखा वो एज ए डेटा लिया और उसको फिर अपने आप खुद से समझ के जो मुझको आंसर करते हो, दैट इज इंफॉर्मेशन। मैंने आपको डेटा दिया, आपने प्रोसेस किया, प्रोसेस करके क्या निकला, इंफॉर्मेशन। बात समझ में आ रही है? प्रोसेसिंग कहां हुई, कैसे हुई क्लास? सर एक बार और बता दीजिए। एक बार और समझा। चलो एक एग्जाम्पल मुझको सोचने दो बढ़िया से। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल, हाँ आप लोग मूवी देखते हैं क्लास? मुझको एग्जाम्पल देने दीजिए भाई, मूवी देखते हैं कि नहीं देखते हैं? यस सर। यस सर। कौन यस कौन सर, सी देखता है? सर मैं। गौरव पांडे नहीं देखते, क्या देखते हैं आप? कॉपी नहीं देखते हैं, किताब भी नहीं देखते हैं, पढ़ते लिखते भी नहीं, तो क्या देखते हैं पांडे जी? मूवी देखते हैं सर। देखते हैं। चलो आपने मूवी देखा, एक नई मूवी आई है, उस मूवी का जो भी प्रीमियर आप लोग अपने टीवीज में, मोबाइल फोन में देखते हैं, दैट इज कॉल्ड द डेटा ऑफ द मूवी। ठीक है, जो चैनल्स में छोटा छोटा ट्रेलर चलता रहता है नई नई मूवीज के बारे में, छोटा छोटा एड दिखाते हैं ना, तो पूरी मूवी तो नहीं हुई, वो तो प्रीमियर हुआ, तो उससे आपको मूवी का एक आइडिया मिला। क्या मिल जाता है? आइडिया, एक डेटा मिल जाता है, क्या इस मूवी में ये एक्टर है, ये एक्ट्रेस है, ये कुछ इस तरह की स्टोरी हो सकती है, दैट इज कॉल्ड डेटा। लेकिन जब उस मूवी को आप थिएटर में देखने जाते हो, पिक्चर हॉल में, तो अब आप उस डेटा को, मूवी को मैंने डेटा बोला, उस मूवी को आप प्रोसेस कर रहे होते हो। क्या करते हो? प्रोसेस कर रहे होते हो, देख रहे होते हो पूरी तरीके से। और जब देख के मूवी थिएटर हॉल से जब बाहर निकलते हो, तो बाहर निकलते ही बोलते अबे यार एकदम से चौकस मूवी थी, अबे यार एकदम से दिमाग की दही हो गई, अबे यार एकदम से बर्बाद मूवी थी। तो अब आपने मूवी एज ए डेटा को पहले विजुलाइज किया, देखा, फिर वहां पे आपने क्या कर दिया, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग कर रहे थे, समझ रहे थे। और जब आप जैसे ही आप थिएटर से बाहर निकलते हो, आपने प्रोसेस करके उसमें से इंफॉर्मेशन गेन कर दिया, ये प्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि देख प्रोसेसिंग के बेसिस पे आपने बोला कि मूवी अच्छी थी या खराब थी। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं क्या एग्जाम्पल दे रहा हूं क्लास? यस सर। समझ में आया? गौरव पांडे, यस सर। कोई ऐसा जिसको मेरा एग्जाम्पल समझ में ना आ रहा है? ये तो ऐसा लग रहा हो कि सर फर्जी एग्जाम्पल दे रहे हैं। कुशाग्र? यस सर। नो सर। चलो बहुत अच्छी बात है। अब दूसरा एग्जाम्पल ये कि आपके पास एक इंफॉर्मेशन है, सेकंड लाइन पढ़िए, इसमें लिखा हुआ है डेटा आर रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट आर मीनिंगलेस। जो डेटा होता है ना, वो फैक्ट्स होते हैं, मतलब ऐसे ही कुछ लिखा होगा, कुछ नंबर्स होंगे, कुछ अक्षर होंगे जिनका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल तौर पे आगे लिखा है 250299, इसको पढ़ने से आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या है? क्लास को समझ में आ रहा है? सेकंड लाइन में जो एग्जाम्पल लिखा है 250299, किसी को समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? तो इस तरह की लिखी हुई चीजों को मैं क्या बोलता हूं, ये डेटा है। क्यों? क्योंकि बस ये कुछ फिगर्स लिखा है, कुछ फैक्ट्स है जो मीनिंगलेस है। लेकिन अगर इसको हम प्रोसेस करें, अगर जो लिखा है 250299, इसको अगर मैंने प्रोसेस किया, प्रोसेस करके मुझको इंफॉर्मेशन मिलेगी। वो डिपेंड करता है कि हम डेटा को इंटरप्रेट कैसे करते हैं, पढ़ते कैसे, प्रोसेसिंग हमारी कैसी है। तो प्रोसेसिंग करने के बाद हमको ये समझ में आया कि 25 फरवरी 1999 है, ये किसी की डेट ऑफ बर्थ है। मेरी बात समझ में आई कि आफ्टर प्रोसेसिंग हमको इसमें से क्या मिला? मीनिंगफुल रिजल्ट मिला, 25 फरवरी 1999। ठीक है मेरी बात क्लास?
यस Yes, सर sir. यस सर जब तक पिक्चर नहीं देखोगे तो वो ऐसा ही लगेगा हमें, यार पता नहीं क्या है कैसे है। लेकिन जैसे ही आपने पिक्चर देख ली, आपने बता दिया पिक्चर अच्छी है या बहुत ही अच्छी है। ठीक, तो ये बिल्कुल 25 फरवरी 2019 जैसा है, वो सॉरी 1999 जैसा है। लास्ट पॉइंट लिखा है द टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग। अब मोड्स ऑफ प्रोसेसिंग, टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग क्या है? पहला बैच प्रोसेसिंग है, बैच प्रोसेसिंग को हम लोग ऑफलाइन प्रोसेसिंग भी कहते हैं। दूसरा है ऑनलाइन प्रोसेसिंग, थर्ड है रियल टाइम प्रोसेसिंग एंड फोर्थ वन इज टाइम शेयरिंग। दीज आर फोर टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग और द मोड्स ऑफ प्रोसेसिंग। क्लियर? इस स्लाइड में कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। यस सर। फर्स्ट वन बैच प्रोसेसिंग। क्या है बैच प्रोसेसिंग? बैच का मतलब क्या होता है? व्हाट इज बैच? कोई मुझे बताएगा व्हाट इज बैच? क्लास किसी को नहीं पता बैच क्या होता है? आप सभी बीसीए फर्स्ट ईयर बैच के हैं, तो बैच को ऐसे समझाइए सर। फर्स्ट ईयर के बैच है। हाँ एग्जैक्टली। कलेक्शन चलिए, बैच प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है जब हमारे पास सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब है, जितने भी हमारे पास जॉब्स हैं वो सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब है, एक ही लगभग मिलती जुलती जॉब्स हैं और मुझे सबको प्रोसेस करना है। तो अगर हम वन बाय वन सबकी जॉब को प्रोसेसिंग करेंगे तो इट विल टेक टू मच टाइम, क्या बहुत समय लग जाएगा। तो बेहतर होगा जब हमारे पास नंबर ऑफ जॉब्स हो और मिलती जुलती जॉब्स हो और उन जॉब्स का एक जॉब का दूसरी जॉब पे कोई असर ना पड़े, और उन जॉब्स को जब अगर हमने एक साथ कंबाइन करके कलेक्शन करके एक साथ प्रोसेस किया होगा, दैट इज कॉल्ड बैच प्रोसेसिंग। इसका एग्जांपल समझिए। आप सभी बीसीए फर्स्ट ईयर बैच के बच्चे हैं। जो हम जिस टाइम में पढ़ा रहा हूं, इस टाइम मुझे सबको पढ़ाना है। सबको क्या पढ़ना है? बिजनेस सिस्टम पढ़ना है। तो इस स्लॉट में इस टाइम पे मैं वन बाय वन सबको पढ़ा सकता हूं। पढ़ना सबको है और मुझे पढ़ाना सबको है, मींस कि सबकी जॉब सिमिलर है। सभी को यहाँ पे बिजनेस सिस्टम पढ़ना है और मुझे सबको यहाँ पे बिजनेस सिस्टम पढ़ाना है। जब सिमिलर टाइप ऑफ जॉब है और हमको आपको पढ़ाने में और आपको मुझसे पढ़ने में मतलब आपको मुझसे और मुझको आपको पढ़ाने में इसका असर दूसरे बंदे पे नहीं होगा, क्योंकि दूसरा भी मुझसे पढ़ेगा, दूसरे को मैं पढ़ाऊंगा और सबको मुझे पढ़ाना है, सबको मुझसे पढ़ना है। तो क्यों ना हम ये करें कि अलग अलग पढ़ाने के बजाय एक साथ एक बैच बना दे और उसी में ही सब मुझसे पढ़े और मैं सबको पढ़ाऊं। तो वो क्या हो गया? बैच प्रोसेसिंग। एक बैच में एक साथ एक बैच में प्रोसेसिंग कर देना, जिसमें कई सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक साथ पढ़ रहे होंगे, जहां पे सबका पढ़ना एक साथ शुरू होगा और खत्म होना भी एक साथ ही होगा, बिना किसी एक दूसरे के इंटरफेयर किए। दिस इज कॉल्ड बैच प्रोसेसिंग। बात समझ में आ रही है क्लास? Yes, sir. यस सर अब देखिए इसमें बैच प्रोसेसिंग का फायदा क्या है कि हमने एक बार क्लास ली, एक टाइम 1 घंटा क्लास ली, तो 1 घंटे में मैंने सारे बच्चों को रिस्पॉन्स दे दिया, सबको पढ़ा दिया। तो ये तो ज्यादा अच्छी बात है, मेरा पैसा बच गया, समय बच गया, टाइम बच गया, मेहनत बच गई, एफर्ट बच गया, आपका भी समय बच गया, बहुत अच्छी बात है। उसी तरीके से कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अगर हमको, या पब्लिकली हम कंप्यूटर सिस्टम में नहीं क्योंकि ऑफलाइन इसको बोलते हैं, अगर बहुत सारे लोगों का सेम टाइप का काम है तो मैंने सबके एप्लीकेशन ले लिया और सबके एप्लीकेशन पे सबका एक साथ साइन करके सबको दे दिया, दैट इज कॉल्ड बैच प्रोसेसिंग। इसमें कंप्यूटर की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी कि कंप्यूटर मुझे बार बार छूने की जरूरत नहीं है। एक बार में कंप्यूटर में मैंने 10 टास्क दिया, कंप्यूटर ने टास्क को कंप्लीट करके उसने मुझको रिजल्ट दे दिया। बात समझ में आ रही है ना बच्चों? क्लास यस सर। यस सर क्या टाइम हुआ? अभी किसी क्लास का लिंक नहीं आया? नहीं सर, नहीं है अभी। नो सर नहीं आया है। नो सर। वैसे किसकी क्लास है अभी? राहुल सर की है। कंप्यूटर की सर। राहुल सर की है? हाँ एक मिनट। नहीं सर, वो नो लैब सर, लैब वाला नहीं है सर, नहीं है। पहले। आज कोई और क्लास नहीं है। क्लास है। अच्छा चलो ठीक है, अभी तो मेरी भी ये इसके बाद सेकेंड ईयर में है।
चलो ये तो हमारा बैच प्रोसेसिंग था, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं। अब बैच प्रोसेसिंग के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? बैच प्रोसेसिंग के एग्जांपल ये हैं कि पहला है प्रोसेसिंग हैंड रिटन रिसिप्ट्स, दूसरा इन्वेंट्री कंट्रोल, तीसरा अकाउंट्स रिसीवेबल वेयर इनवॉइसेस आर हैंड रिटन। अब जो पहला एग्जांपल है, दूसरा पहला और तीसरा एग्जांपल है, वो लगभग सेम है। रसीद की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? रसीद। रिसिप्ट मतलब क्या होता है? रसीद। अब मेरे पास 50 रसीद है, 50 रसीदों को चेक करना है, मिलान करना है, तो 1 बाय 1 मिलान करने से बेहतर है कि 50 को एक साथ कलेक्ट कर लूंगा जो हैंड रिटन में रिसिप्ट्स होंगी, और उनको मैं मिलाता रहूंगा। अपने अकाउंट से मिलाऊंगा या अपने बिल, एक बिल को दूसरे बिल से मिलाऊंगा, क्योंकि एक एक बंदे को बुला के मिलाऊंगा तो थोड़ा सा टफ टास्क हो जाएगा। भाई अगला बंदा वेट कर रहा है, वो चिल्लाएगा, और फिर मुझे 2 बिल्स की एक साथ में कॉइन पड़े, उसमें किससे मांगूंगा? तो बेहतर होगा सबको मैं कलेक्ट कर लूंगा, अपने साइड पे कलेक्ट करके मैं उनको मैच करता जाऊंगा। दिस इज कॉल्ड बैच प्रोसेसिंग। सेकेंड एग्जांपल था आपका इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब समझते हैं क्या होता है? इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब वो होता है एक ऐसा लोकेशन, एक ऐसा गोडाउन, एक ऐसा वेयर हाउस जहां पे आपकी इन्वेंट्री रखी हो। इन्वेंट्री का मतलब होता है रॉ मटेरियल जहां रखा हो या प्रोसेस मटेरियल जहां पे रखा होगा, और उनको मैनेज करने कोई तरीके को क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री कंट्रोल। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ बैच प्रोसेसिंग। अब बैच प्रोसेसिंग के फायदे क्या क्या है, कोई बता पाएगा? अभी मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। क्या फायदे हो सकते हैं एडवांटेजेस ऑफ बैच प्रोसेसिंग? Time management and information can be shared with a number of people at one time, and बस और चलो। चलिए, वेरी गुड। देखिए, एडवांटेजेस ऑफ बैच प्रोसेसिंग का मतलब ये है, जो सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि अगर आपने एक बार अपना डेटा कंप्यूटर सिस्टम को सबमिट कर दिया प्रोसेस करने के लिए, तो कंप्यूटर सिस्टम उसको प्रोसेस कर लेगा। जब उसको समय मिलेगा उसको प्रोसेस करेगा, बिना हमारे आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरवेंशन किए। क्यों? क्योंकि जब कंप्यूटर सिस्टम को हमने वो अपना टास्क, अपना जॉब दे दिया, अब कंप्यूटर सिस्टम के पास सिमिलर टाइप ऑफ जॉब कलेक्ट हो जाएंगी, तभी वो उसको प्रोसेस करेगा। अगर मैंने कंप्यूटर सिस्टम में बैच प्रोसेसिंग मैकेनिज्म लगा रखी है, तो कंप्यूटर सिस्टम के पास 10 प्रोसेस उस तरह की आ जाएंगी, तभी वो उसको प्रोसेस करेगा। ठीक है? सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है? The computer is only used for a certain period of time for the batch job. अब जिस तरह से एक क्लास को मुझे पढ़ाने के लिए मुझे 1 घंटे का उपयोग करना है, रेस्ट ऑफ द टाइम मैं एंजॉय करूंगा, ऐश करूंगा, घूमूंगा, टहलूंगा, ऐश करूंगा, तो मुझे हर 1 घंटा अलग अलग बच्चों को नहीं पढ़ाना है, मुझे एक ही घंटे में सारे बच्चों को पढ़ा देना है, और रेस्ट ऑफ द टाइम में क्या होगा? मैं खाली रहूंगा। तो भाई कंप्यूटर सिस्टम भी क्या करेगा कि कंप्यूटर सिस्टम भी केवल एक समय का उपयोग करेगा जब बैच की प्रोसेसिंग करनी होगी, रेस्ट ऑफ द टाइम वो खाली रहेगा, आइडल रहेगा, जिसमें वो प्रोसेसिंग उसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उससे क्या होगा कि कंप्यूटर की एनर्जी बचेगी, मेमोरी बचेगी, टाइम भी बचेगा, इलेक्ट्रिसिटी बचेगा, टाइम कॉस्ट भी बचेगी, बहुत सारी चीजें बच रही हैं। थर्ड पॉइंट कह रहा है जॉब्स कैन बी शेड्यूल्ड फॉर अ टाइम व्हेन द कंप्यूटर इज नॉट बिजी। अब बैच प्रोसेसिंग में कंप्यूटर सिस्टम खुद अपने जॉब्स को डिसाइड करता है कि उसे कब वो टास्क परफॉर्म करना है। जब उसे टाइम मिलेगा, जब कंप्यूटर खाली होगा जिस समय, तो उसके पास जो भी प्रोवाइडेड बैच होगा, नंबर ऑफ जॉब्स होंगी, उनको वो प्रोसेस कर लेगा। जिस तरीके से हमारे पास आप सभी बच्चों की कॉपीज, एग्जाम होता है, एग्जाम की कॉपीज सबमिट हो जाती है, तो सबकी बीसी फर्स्ट ईयर की कॉपीज मान लीजिए सबमिट होती है, तो मुझे कॉपीज चेक करना है, तो मैं एक एक बच्चों की एग्जामिनेशन हॉल में कॉपी चेक करने से बेहतर होगा मैं सबकी कॉपी सबमिट करा ले रहा हूं, एक बैच की कॉपी। जब मुझे टाइम मिलेगा, एक दिन दो दिन के अंदर, जिस समय भी, मैं सबकी कॉपीज चेक कर डालूंगा। मुझे जरूरी नहीं है कि आपके सामने किसी को बुला के कॉपी चेक करूं, अदरवाइज बहुत बेइज्जती का तरीका होता है। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ूं? यस सर। ज्यादा होगा तो बताना भाई, तुरंत रोक दिया जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग, डिसएडवांटेजेस ऑफ बैच प्रोसेसिंग। ये बात बिल्कुल सही है, वेयर देयर इज एन एडवांटेज देयर मस्ट बी डिसएडवांटेज। अगर किसी चीज का फायदा है, किसी चीज उसका नुकसान भी है। अगर कोई काम आप दैनिक करते हैं जो आपको मना करा जाता है मत करिए, लेकिन फिर भी आप करते हैं, तो आपको तो मजा आता है, अच्छा लगता है, लेकिन उसका नुकसान भी होता है। उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि आपको रोज कहा जाता है कि आप लोग
थोड़ा कम खाइए, थोड़ा कम खाइए, थोड़ा कम खाइए। घर में है तो इसका मतलब ये नहीं कॉलेज ले जाने केवल खाते रहिए, खाते रहिए, खाते रहिए। तो आपको कहा, लेकिन आपको अच्छा लग रहा है जिससे आप खाते जा रहे हैं, उसका फायदा क्या है कि आपको मजा आ रहा है, टेस्ट मिल रहा है। लेकिन उसका नुकसान क्या होता है कि आप भैंस होते जा रहे हैं, मोटे होते जा रहे हैं, आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो किसी चीज का बहुत खाना एक अच्छा भी होता है, एंजॉय भी होता है, टेस्ट मिलता है, लेकिन उसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि हमारा डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ा जाता है। बात समझ में आई? किसी चीज का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्यों बोला मैंने? क्लास यस सर। आशुतोष समझ में आया? योगेंद्र? यस सर, समझ आ गया सर। चला गया लग रहा है योगेंद्र कुछ खाने पीने। नहीं सर, बोला तो सर आ गया सर। हाँ, अब आवाज आई है। चलो, डिसएडवांटेजेस ऑफ बैच प्रोसेसिंग क्या है? इसमें देखिए लिखा है, देयर इज ऑलवेज अ डिले बिफोर वर्क इज प्रोसेस्ड एंड रिटर्न सिंस बैच जॉब्स आर यूजुअली स्टोर्ड अप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिए, मैंने अभी एडवांटेज नहीं बताया था कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने नंबर ऑफ जॉब्स कंप्यूटर सिस्टम को असाइन कर दिया, और जब उसको वो खाली रहेगा, जब उसको टाइम मिलेगा, उन नंबर ऑफ जॉब्स ये बैचेस को कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेस करेगा। लेकिन अब कंप्यूटर सिस्टम 2 दिन खाली नहीं होता है, तो 2 दिन तक आपकी जॉब्स क्या रही? पेंडिंग रही। आपका बैच प्रोसेस नहीं हो पाया, तो आपकी बैच की प्रोसेसिंग में क्या हो गया? डिले हो गया ड्यू टू बैच प्रोसेसिंग के कारण। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? इट यूजुअली इन्वॉल्व्स एन एक्सपेंसिव कंप्यूटर एंड अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेन्ड स्टाफ। अब जहां पे मुझे बैच प्रोसेसिंग करनी होगी, मींस 50-100 टास्क को या जॉब्स को एक साथ पब्लिश करना होगा या प्रोसेस करना होगा, तो उस केस में तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम थोड़ा अच्छा होना चाहिए ना, स्मार्ट होना चाहिए, अच्छा प्रोसेसर का होना चाहिए, अच्छी जनरेशन का होना चाहिए, तभी तो इतने सारे प्रोसेसिंग, इतने सारे जॉब्स को कंप्यूटर सिस्टम एक बार में प्रोसेस कर पाएगा। अदरवाइज हमारा सिस्टम क्या होगा? बैठ जाएगा। और अगर हमें एक बार में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ट्रेन करना है, स्टाफ को ट्रेन करना है, तो अच्छे एम्प्लॉयज को रखना होगा जो एक बार में 50 या ज्यादा लोगों को, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को, स्टाफ को ट्रेनिंग दे सके। एम आई राइट? क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, ऑनलाइन। यस सर। आगे बढ़े ना भाई? ऑनलाइन प्रोसेसिंग। व्हाट इज ऑनलाइन? ऑनलाइन प्रोसेसिंग ये तो बहुत जनरल टर्म है, सभी सुने होंगे, सभी जानते होंगे। कोई बताएगा? ओके, एक मिनट देख ले कितना है। ऑनलाइन एग्जाम्पल रियल टाइम। चलो अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल इसको बता खत्म कर देंगे। ठीक है, कल ऑनलाइन से पढ़ाएंगे। जो भी चीजें बची हुई है, ये आपके जाड़े की छुट्टियों से पहले आपका यूनिट 2 खत्म हो जाएगा। ठीक है? छुट्टी कब से है? ओके सर। कल मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका यूनिट 2 खत्म कर दिया जाए। कोई दिक्कत तो नहीं होगी? यहाँ दिक्कत नहीं होगी सर, लेकिन सर इसके बाद तो सर सेशनल है, उसके बाद सर और कोई चैप्टर तो नहीं होंगे? क्या नहीं होंगे सर? मतलब अभी सेशनल स्टार्ट होगा सर जनवरी से। हाँ, तो सर मतलब यूनिट 2 तक ही आएगा ना सर? मैं जहां तक पढ़ाऊंगा वहां तक तो मैं जरूर दूंगा। हाँ सर। सर थोड़ा सा सर टाइम दे दीजिए सर, ऐसा मत करिए सर। मैं इसीलिए मैं छुट्टियों से पहले यूनिट 2 खत्म कर दूंगा और कोशिश करूंगा कि छुट्टियों में भी अगर जिस टाइम मुझको घर में समय मिल जाएगा अपने परिवार से, बीवी बच्चों से, तो यूनिट भी पढ़ा दूं। सर आपकी शादी हो गई? ऐसा मत करिएगा सर, ऐसा मत करिएगा सर, ऐसा मत शादी हो करिएगा। गई? कौन पूछ रहा है कि शादी हो गई? सर मैं योगेंद्र। क्यों? सर नहीं सर, मैंने मतलब मुझे लगा था आपकी शादी नहीं हुई होगी, अभी भी यंग होंगे ना, तो मतलब 30 साल के होंगे लगभग। तो मतलब क्या है तुम्हारा? अरे मतलब सर मुझे एज का वो अंदाजा नहीं था ना सर आपकी आवाज से, सर इसलिए मैंने पूछा। अब एज सोच रहे हो कि लौंडे टाइप के होंगे, इनको घुमाया जाएगा ना, लगाया जाएगा। नहीं सर ऐसी बात नहीं थी सर, मतलब आपकी आवाज सर, आपकी पर्सनालिटी सर मिलती नहीं ना सर, अच्छा, उनकी आवाज मैच करती है? नहीं तो वीडियो ऑन करते हैं ना तो पता चल जाता है। अरे कुछ कहना चाह रहे हो बेटा? प्रोग्रामिंग की क्लास की लिंक आ गई। लो भैया, लिंक आ गई। चलो भाई, धन्यवाद। सर मैंने बताया था सर क्लास होगी आज, मैंने बताया था सर छुट्टी कब से होगी? छुट्टी
कल लास्ट क्लास है, 24 से छुट्टी हो जाएगी। कब तक रहेगी सर? जब तक मनाना चाहेंगे तब तक छुट्टी रहेगी। छुट्टियों के लिए भी कोई कहना पड़ता है क्या? जब मन चाहते हैं आप लोग छुट्टी ले लेते हैं, हम छुट्टी ले लेते हैं। मगर ऑफिशियली छुट्टी कब तक रहेगी? 1 तारीख तक, 1 जनवरी। ओके। अरे रोल नंबर 30 है कि चला गया? उससे बात करनी थी। कहाँ गया? यस सर, प्रेजेंट है सर। यादव, हमें यार आपको 1 जनवरी को मिठाई खिला दो लोगों को।